ओके, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। तो मैंने कल बताया था आपको कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, ये कोड कब आया है आपका, ये कोड आया है 21 नवंबर, ठीक है। ये यहाँ पे हमने बताया था आपको 21 नवंबर 2025 को आया है, इन्फोर्स हुआ है। तो इस कोड के इन्फोर्समेंट होने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो नए इस्टेब्लिशमेंट शुरू करने हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी संस्थान है ना, संस्थान या फिर माइंस या फिर कुछ भी, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट की श्रेणी में आ रहा है। तो इस कोड के लागू होने के बाद जो प्रीवियसली इस्टेब्लिशमेंट पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं इस्टेब्लिशमेंट, उनको क्या करना होगा, 60 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और इस कोड के आने के बाद जो नए इस्टेब्लिशमेंट शुरू होंगे उनको भी यहाँ पे कंपलसरी किया गया है कि वो जो है यहाँ पे 60 डेज के अंदर में वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को करें, ठीक है, कंप्लीट करें। कारण क्या होता है, देखिए आप कोई शराब की भट्टी लगाइएगा, शराब का दुकान लगाइएगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। तो सेम चीज है यहाँ पे शराब नहीं बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, लीगल और इलीगल की बात हो रही है। अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे लीगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यहाँ पे लीगल बोला जाएगा। अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या बोला जाएगा, इलीगल माना जाएगा, है ना, इलीगल माना जाएगा। अगर आपका लीगल इस्टेब्लिशमेंट में है तो सारी चीजें बीच बीच में इंस्पेक्शन होगी और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो भी मिलेगी आपको, और सारा कुछ सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड इंस्पेक्शन वगैरह सारी चीजें होगी यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई वर्कर उसमें काम करता है लीगल इस्टेब्लिशमेंट में, दैट इज मतलब रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसमें उसको सारी फैसिलिटीज वहां पे मिलेंगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है। पहले क्या होता था, माइन के केस में ये जो है ये कोड हर एक के केस में लागू होगा। ये जो कोड है हमारा 2020 वाला, वो माइन के केस में कितना भी एम्प्लॉय रहे लागू होगा, बट बाकी फैक्ट्रीज वगैरह में जो है 10 और मोर से ज्यादा मोर वर्कर्स रहेंगे तो ये कोड लागू होगा वहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सभी इस्टेब्लिशमेंट को जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं या फिर नए इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो उनको नेसेसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर में उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा बाद में, ठीक है। और इसमें सारा डिटेल फीस वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी रहेंगे। इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट के जो माइग्रेंट होकर के वर्कर आ रहे हैं हमारे काम करने, उनका डाटा भी इसमें रहेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर कोई जो है लेट से अप्लाई करता है तो लेट फीस के साथ हम लोग उसको अलाउ करते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या था, मैंने बताया था कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा। अगर डिले होता है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की तरफ से तो इसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब कि रजिस्टर मान लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जैसे ही समाप्त होगा, ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट ऑटो जनरेटेड मिल जाएगा उसको, ठीक है। और इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी, ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी अगर वो डिले करता है तो, ठीक है। तो ये घुसखोरी वगैरह सारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चेंजेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर जो है यहाँ पे ऑनरशिप वगैरह चेंज होता है तो 30 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर ऑनलाइन जो ऑनर होगा वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को। जैसे इन्फॉर्म करेगा तो उसके बाद सपोज दैट ये जो माइंस थी पहले किसकी थी, अडानी की माइंस थी, उन्होंने क्या किया, दूसरे को दे दिया, दूसरे किसी को जेपी इंडस्ट्रीज को दे दिया, तो ऑनरशिप यहाँ पे चेंज हुआ ना। ऑनरशिप चेंज होने के बाद ऑनरशिप चेंज होने के 30 डेज के अंदर अप्लाई किया जाएगा, मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा, तो एमेंडेड जो सर्टिफिकेट होगा वो जनरेट हो जाएगा। पहले किसके नाम पे थी, आरसी अडानी के नाम पे थी, अब जेपी के नाम से एमेंडेड सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला 60 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, अगर ऑनरशिप को कोई भी चेंज होता है तो 30 डेज के अंदर में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। याद रखिएगा, रेगुलेशन में भी जब आप पढ़ते हैं तो जो रिटर्न था, रिटर्न के केस में 30 डेज था, याद है। ऑनरशिप अगर चेंज होता है तो 30 डेज के अंदर में यहाँ पे हम लोग दे रहे थे रिटर्न, है ना, इसको याद रखिएगा। क्लोजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, अगर कहीं पे क्लोज करना है तो विद इन 30 डेज के अंदर, क्लोजर के 30 डेज के अंदर हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को। वहां पे क्या होगा, हम ये भी सर्टिफाई करेंगे कि हमने सारे अपने वर्कर्स का ड्यूज पेमेंट जो है वो क्लियर कर दिया है, पेमेंट सारा क्लियर कर दिया है।
तो कितने दिन के अंदर, क्लोजर के 30 डेज के अंदर में इन्फॉर्म करेगा एम्प्लॉयर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 60 डेज के अंदर में, इसने जैसे इन्फॉर्म किया या फिर नोटिस दिया, इन्फॉर्म के 60 डेज के अंदर में उसको क्या करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, मतलब रजिस्टर से उसका नाम हटा देना है। अगर ऐसा नहीं होता है 60 डेज के अंदर तो इसका डीम्ड कैंसिलेशन माना जाएगा और ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा कैंसिलेशन का। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि अगर कहीं पे फ्रॉड या फिर फॉर्जरी करके कोई भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को रजिस्टर करता है तो उस केस में उसको ऑफेंस माना जाएगा और पेनल्टी उसको देना होगा। 3 मंथ का यहाँ पे इम्प्राइजमेंट है और कुछ पैसे हैं उसको देने होंगे, है ना। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। और साथ ही साथ इससे पहले उसको जो है एक बार हियरिंग का मौका दिया जाएगा, कितने दिन के अंदर, विद इन 60 डेज के अंदर फिर उसका रिवोक किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन, है ना। पहले उसको क्या किए, हियरिंग का मौका दिए, उसको हियर कर लिए, मतलब उसकी बात सुन लिए। उसके बाद अगर उसको रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो है गलत किया है फिर भी, तो हियरिंग के 60 डेज के अंदर में वो क्या कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर सकता है। ठीक है, अब जब तक आपका इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक कोई भी एम्प्लॉयर जो है किसी एम्प्लॉय को या फिर किसी भी वर्कर को काम पे नहीं लगा सकता। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या फिर रिवोक हो गया या फिर आप अपील नहीं किए हैं, दैट मीन्स पहले जो है आपने इस्टेब्लिशमेंट क्या किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अब क्या हुआ, आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया, उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो उस केस में आपके पास अपील करने का मौका मिलता है ना। तो आपने अगर अपील नहीं किया, आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लिया गया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो भी आप काम पे नहीं लगा सकते वर्कर्स को। ठीक है, अब ये जो 13 लेबर लॉ है जिसके बिहाफ में ये नया कोड बना हुआ है, ठीक है, इस 13 लेबर लॉ के अंडर में अगर कोई प्रीवियसली इस्टेब्लिशमेंट जो था वो पहले कहीं पे रजिस्टर किया गया था इन 13 में से किसी के अंडर में भी, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको रजिस्टर्ड माना जाएगा इस कोड के अंदर में। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास सबमिट करना होगा। ठीक है, ओके, मैंने क्या बताया, रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करना है, 60 डेज के अंदर करना है, ऑनलाइन करना है। कोई भी चेंजेस होता है ऑनरशिप में तो 30 डेज के अंदर उसको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, क्लोजर वगैरह के लिए मैंने बताया कि 30 डेज के लिए 30 डेज के अंदर में इंटीमेशन देना है और 60 डेज के अंदर में कैंसिलेशन कर देना है इसके द्वारा, आपका आरओ के द्वारा। ठीक है, डिले होता है तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन या फिर डीम्ड कैंसिलेशन माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब अपील पे आते हैं। अब किसी इस्टेब्लिशमेंट ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, अब वो जो अप्लाई था वो कैंसिल कर दिया गया, वो अप्लाई जो था वो कैंसिल कर दिया गया, तो यहाँ पे राइट बनता है उस इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर का कि अगर कोई भी पर्सन जो है क्या हो रहा है यहाँ पे असंतोष हो रहा है तो वो सेक्शन 3 के अंदर में जो अप्लाई किया था उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, मतलब रिजेक्शन के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। कितने दिन के अंदर, रिजेक्शन के 30 डेज के अंदर। यहाँ पे किसके पास करेगा, अपीलिएट ऑफिसर के पास करेगा। अपीलिएट ऑफिसर कौन होगा, ये बाद में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, कर 30 डेज के अंदर अगर रिजेक्शन के 30 डेज के अंदर अपील नहीं कर पाया तो क्या करेगा, यहाँ पे फिर भी उसके अपील को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इफ सफिशिएंट काउज फॉर डिले, अगर उसके पास सफिशिएंट काउज है तो। ठीक है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ अपील, अगर किसी भी अपीलिएट ऑफिसर के पास कोई भी अपील आया है तो उसको जो है 30 डेज के अंदर डिस्पोज करना है, दैट मीन्स रिजॉल्व करना है 30 डेज के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ उसको सुनने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक, आगे आते हैं सेक्शन 5, नोटिस ऑफ कमिटमेंट एंड सेसेशन मतलब क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग याद रखिएगा। तो मैंडेटरी नोटिस बिफोर स्टार्टिंग, जब कभी भी एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट में ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका एक नोटिस स्टार्ट करने से पहले किसको देगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको नोटिफाई किया जाएगा उसको देगा, और उसके द्वारा जो फॉर्म बताया जाएगा उसमें देगा, है ना। मतलब ये फॉर्म और ये टाइम पीरियड ये सब कुछ भी अभी मेंशन नहीं किया गया है, ये बाद में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंटीमेट करेगा आपको। अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट क्लोज कर रहा है तो वो उस केस में भी क्लोजिंग के लिए इंटीमेशन देगा। ठीक है,
मोड ऑफ नोटिस क्या होगा, ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक देगा, किस में देगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर से, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, प्रिस्क्राइब टाइम में देगा। किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है, ये जो नोटिस ऑफ कमिटमेंट एंड सेंसेशन है ना, ये आपका रेगुलेशन 3 से लेकर आपका 7 तक कवर कर रहा है, 7-8 तक कवर कर रहा है ना। ठीक है, देख लीजिएगा उसको, फॉर्म वगैरह इसमें दिया हुआ नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज एटसेट्रा, चैप्टर 3। तो पहला जो ड्यूटी है वो किसका है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर का। जनरल ड्यूटी, ये इंश्योर करेगा कि वर्क प्लेस जो हो वो हजार्ड से फ्री हो, हजार्ड फ्री हो, ये इंश्योर करने का काम कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। ये इन्फॉर्म करेगा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड को जो सेक्शन 18 में दिया हुआ है और रूल्स और रेगुलेशंस में जो दिए गए हैं उसको फॉलो करे। ये इंश्योर करेगा कि फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप हो सभी एम्प्लॉयज का, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है। ये मेंटेन करेगा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट अपने जो भी स्टैब्लिशमेंट है उसमें। इंश्योर करेगा कि सेफ डिस्पोजल हो हजार्ड्स का और ई वेस्ट का। दैट मीन्स ई वेस्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह या फिर फैक्ट्रीज वगैरह से जो निकलते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, खराब कंप्यूटर हो गया है ना, ये सारी चीजें। इशू अपॉइंटमेंट लेटर टू एवरी एम्प्लॉई, इसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि प्रत्येक एम्प्लॉय को, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो चाहे कोई भी हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, नो चार्जेस ऑफ ऑन एम्प्लॉयज फॉर सेफ्टी मेजर्स के लिए, सेफ्टी शूज के लिए, मतलब सेफ्टी मेजर्स के लिए जो भी चीजें प्रोवाइड करी जाएगी उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल पर्सन एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे रिस्पॉन्सिबल होगा सेफ्टी के लिए। स्पेसिफिक ड्यूटी फैक्ट्री, माइंस या फिर कंस्ट्रक्शन में क्या है, एम्प्लॉयर का सेफ प्लांट और सिस्टम ऑफ वर्क बना के रखना, ये इंश्योर करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी। सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये भी ड्यूटी एम्प्लॉयर की होगी। प्रोवाइड ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड सुपरविजन, ये भी। सेफ वर्क प्लेस एंड सेफ एंट्री एंड एग्जिट, ये। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी। ठीक है, आते हैं सेक्शन 7 से, याद करते जाइए कौन से सेक्शन में क्या है। सेक्शन 7 ड्यूटीज ऑफ ऑनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, तीनों का ड्यूटी यहाँ पे साथ में दे दिया गया है। जो रेगुलेशन दिया गया है वो ड्यूटी तो है ही, इसमें भी जो दिया गया है वो भी यहाँ पे ड्यूटी इसकी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंस। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑनर एजेंट का, जॉइंटली एंड सिवियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ कोड एंड रूल्स। ये जो कोड है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसका दोनों जॉइंटली क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑनर और एजेंट दोनों। ठीक है, एक लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई भी वॉयलेशन होता है तो उसमें जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होंगे, मैनेजर होंगे, ऑनर एजेंट, पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, दैट मीन्स वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर जो होगा, ये सभी लोग क्या होंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये सभी क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। एक मिनट थोड़ा